नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। यदि बाबा रामदेव राजनीतिक लफड़ों में न पड़ते, जैसे कि उन्हें दिल्ली में एक धरना भी दिया था रामलीला मैदान में, वो आपको किस्सा मालूम है, और व्यापार में न जाते, यानी इतना बड़ा साम्राज्य न फैलाते और सिर्फ योग करते, तो आज उनको नोबेल प्राइज मिलता। यह मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द भारत के स्वास्थ्य मंत्री रहे और दिल्ली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन के हैं। और यह बात उन्होंने मुझे तब कही थी जब हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से बंबई से दिल्ली लौट रहे थे और डॉक्टर साहब और हम एक ही कोच में थे। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में चूंकि स्वास्थ्य मंत्री रहे और दिल्ली की रिपोर्टिंग में करते हुए उनसे हमारा संबंध था, संपर्क था, जानते थे और इत्तेफाक से हम एक ही बोगी में थे, ट्रेन में, और आमने सामने के हमारे सीट थे। रात भर हम बात करते रहे। तो बाबा रामदेव पर जब चर्चा आई तो उन्होंने कहा था, आगे क्या कहा मैं बताता हूं आपको, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है, पहले इस चैनल को, संपादकीय न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो ये बात है लगभग 2013-14 के आसपास की, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर लिया था। वो गोवा में हो चुका था फैसला, उसके बाद बंबई में हुआ था, और ये बीजेपी के कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय जो महासभा उनकी पूरी होती है, परिषद, काउंसिल, इस तरह की बैठक होती है, उसमें संभवतः इसी तरह की थी कोई। हम वहाँ से लौट रहे थे, रात को ट्रेन में बात होते रहते, क्योंकि दिल्ली में से हम रिपोर्टिंग करते थे, जानते थे डॉक्टर साहब। कृष्णानगर जमुना पार में है, वहाँ से वो विधायक भी रहते थे। तो आपको याद होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पल्स पोलियो कार्यक्रम था, उसकी जो श्रेय जाता है पूरे विश्व में कार्यक्रम बनाने का, वो डॉक्टर हर्षवर्धन को जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ही ऐसे मंत्री थे जिनके प्रयासों से पल्स पोलियो एक अभियान पहले दिल्ली में हुआ, फिर पूरे भारत ने उसको स्वीकारा और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में स्वीकारा। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि जब पल्स पोलियो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उनके प्रयासों से हो गया, तो उन्होंने कोशिश की थी, तब वो दिल्ली की ही बात करो, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की थी कि योग को पूरे भारत भर के अलावा विश्व भर में इसको लोकप्रिय किया जाए और भी देश इसको कार्यक्रम को स्वीकारें, योग करें और इस तरीके के जैसे भारत में होता है इसको बढ़ावा मिले। और उन्होंने बहुत कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने जापान के लोग, जो जापान है वहाँ के मंत्री या जापान पूरा भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वे नहीं कर पाए। वो ये मानते थे कि उनके प्रयास जैसे पल्स पोलियो में सफल हुए, यहाँ पे नहीं हो पाए। क्योंकि उन दिनों तक, जब ये 2013-14 की बात थी, बाबा रामदेव के जो योग शिविर लगते थे कार्यालयों से, बहुत पॉपुलर योग हो चुका था। उसी के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री, तो 2014 में उन्होंने यूएन में आग्रह किया था कि ये जो योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय इस पर दिवस मनाया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। और उसके बाद 2015 से मनाया जाने लगा और इसका सिर्फ पूरी तरह से वैसे एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये इसका श्रेय, जो आज 180 से ज़्यादा देश इसको स्वीकार कर चुके, मान रहे। लेकिन जन जन तक, घर घर तक उससे पहले पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है, तो वो एक ही व्यक्ति है, बाबा रामदेव। एक ही व्यक्ति है, रामदेव, बाबा रामदेव। उनकी जो भी आप आलोचना करते हैं लोग कि उन्होंने अपना व्यापार खड़ा कर दिया, लेकिन व्यापार पे क्या, उन्होंने आयुर्वेद को तो आगे किया, कोई दूसरे धंधे तो नहीं किया ना, गलत काम, आयुर्वेद किया। वो यही तो करते हैं, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी खाओ। इसके अलावा उनका जो दूसरा था योग, और ये एक और राजनीति में जो पड़ गए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था, क्योंकि उसी दौरान ये आपको याद होगा कि रामलीला मैदान में वे भी भ्रष्टाचार और ऐसे कुछ यूपीए या जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। और उसके बाद आपको कथा ये मालूम है कि उनको वहाँ से भागना पड़ा था, महिलाओं के कपड़े पहनते हुए पकड़े गए थे, उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी, आलोचना हुई थी। सीधे तौर पे ये बात है कि उनको इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था, ये उनका मानना। और वही कहते हैं कि बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ यदि योग पर ही काम करते,
योग को ही रखते, बाकी राजनीतिक तौर पे लफड़े में न पड़ते या अपना एक व्यापारिक जो उद्योगपति की तरह वो बन गए वो भी न करते, तो उनको नोबेल प्राइज अवश्य मिलता। और सत्यता है ये बात तो सत्य है कि बाबा रामदेव योग के मामले में उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। परंतु एक बात और भी है, उत्तराखंड की भी शिकायत है बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव को उत्तराखंड सरकार ने संभवतः 1 रुपया कुछ जो भी अमाउंट हो लीज में जमीन दी थी। ये नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री बने थे, पहली चुनी हुई सरकार आई थी। पहले तो जो बीजेपी की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश के जो बचे विधायक और काउंसिल थे, जो परिषद के मेंबर, उनसे बन गई थी सरकार, लेकिन चुनी उत्तराखंड में जो पहली बार चुनाव थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ND तिवारी बने कांग्रेस। उन्होंने उनको एक जमीन दी थी कुछ लीज पे, संभवतः 1 रुपये में, ठीक है, जो भी आप लोग याद कर लीजिए। तो उस जमीन का बदला बाबा रामदेव ने क्या वहाँ के लोगों को रोजगार कितना दिया? क्या बाबा रामदेव ने गांव में वहाँ पे योग पहुँचाने के लिए कोई शिविर कुछ किए? ये देखने की बात होगी। एक तो ये कि उनकी अपनी संस्था है वो करती है और वो कार्यक्रम करती थी, वो नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। क्या उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण केंद्र बनाए जिसकी मैं ये कहता हूँ कि जैसे योग के तौर पर एक व्यावसायिक तौर पर लोग अपने सेंटर चलाते हैं, उससे कुछ कमाई भी होती है। एक तो बाबा रामदेव के भक्त अपना चलाते हैं, वो अलग बात है, वो तो एक आप स्वयंसेवी संस्था जैसे कर रहे हैं। मैं इसको प्रोफेशन की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब खुद बाबा रामदेव अपने इस पूरे ढांचे से जो उनका तंत्र है उससे कुछ तो कमाई कर रहा है, उनका पातंजलि हो, तो क्या लोग भी कमा पा रहे हैं? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा भी बाबा रामदेव को सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो इतना भर है कि बाबा रामदेव को योग का श्रेय तो जाता ही है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस चैनल को संपादकीय न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह अनुरोध है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा, नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।